क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड समरी। तो यहाँ पे आज हम बेसिकली सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब यहाँ पे हम समरी पढ़ेंगे और इसमें जो की टर्म्स थे वो पढ़ेंगे। तो पहला की टर्म आता है सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ही इंसान पूरे बिजनेस को रन करता है, बेसिक है ना। यहाँ पे हम लोग बेसिक एकदम पढ़ रहे हैं की टर्म्स और समरी में। तो सोल प्रोपराइटरशिप का मेन मोटिव क्या रहता है? ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है जिसमें कि सिर्फ एक इंसान पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। फिर सेकंड की टर्म है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ दो या फिर उससे ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी फिल्म चलाते हैं, कोई भी बिजनेस रन करते हैं और जितना भी प्रॉफिट और शेयर होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अर्न करते हैं। फिर आ जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक बिजनेस का ही फॉर्म है जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को रन करते हैं, जिसमें कि कर्ता हेड होता है और को पेरेंट्स उसके मेंबर्स रहते हैं। तो फैमिली का जो सबसे बुजुर्ग आदमी रहता है वो कर्ता रहता है और जितने भी उसके मेंबर्स रहते हैं वो सभी को पेरेंट्स रहते हैं। फिर आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि इसमें जो एक पार्टनर होता है वो सभी को बाइंड करेगा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में। मतलब कि अगर 3 पार्टनर मिलके कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो अगर कोई भी पार्टनर कोई डिसीजन लेता है तो उस पार्टनर का डिसीजन सभी पार्टनर्स को बाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर राम, श्याम और रोहन तीनों मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और अगर राम कोई डिसीजन लेता है तो श्याम और रोहन दोनों ही उस डिसीजन में बाइंड होंगे। फिर आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली क्या करती है? अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, उन्हें सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरशिप लेंगे तो आपको उसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कोई भी गुड्स अगर हम सभी को चाहिए, सभी मेंबर्स को चाहिए, तो हम पैसे इकट्ठा करेंगे और सभी को उन पैसों से होलसेल रेट पर सस्ते में सामान लेकर आ जाएंगे और फिर जो सस्ता सामान है वो आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो मिडिल मैन का काम रहता है, जो कि यहाँ हम लोग कोई ग्रॉसरी स्टोर में या स्टेशनरी शॉप में जो हमें महंगे दामों में प्रोडक्ट मिलते हैं वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं। फिर आ जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उन्हीं को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। इसमें सभी शेयर होल्डर्स मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं। कैसे रन करते हैं? वो सभी मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं जो कि बिजनेस को मैनेज करता है। फिर आ जाता है प्रीपेंचुअल सक्सेशन। तो ये क्या होता है कि कंपनी में एक लॉ बना दिया जाता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि किसी मेंबर के आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लाइबिलिटीज़ आएंगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी ट्रांजैक्शन से किसी का डेथ हो जाता है, कंपनी में कोई रिटायर हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा ही चलती रहेगी। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को बनाया जाता है और पार्टनरशिप फिल्म को बनाया जाता है। नहीं सॉरी, पार्टनरशिप फिल्म को नहीं बनाया जाता। जो मेन रहता है वो कंपनी को बनाया जाता है। कंपनी में ये कहा जाता है कि जो कंपनी है वो उसको एक इंडिविजुअल इंसान का दर्जा दे दिया जाता है लॉ की वजह से, जिसमें कि कंपनी चाहे तो अपने नाम पर लाइबिलिटीज़ ओन कर सकती है, एसेट्स ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कोई और उस कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है ना। फिर आ जाता है होल्डिंग कंपनी। ये क्या होता है कि जो भी व्यापारी होता है, जो भी शेयर होल्डर रहता है, वो दूसरे दूसरे कंपनीज में अपने शेयर्स खरीद लेता है और उस कंपनी को ओन करता है। मतलब मान लीजिए कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ, मतलब बहुत अमीर इंसान हूँ और मैं कोका कोला कंपनी पे भी शेयर खरीद रहा हूँ और डेयरी मिल्क कंपनी पर भी शेयर खरीद रहा हूँ, कैडबेरी पर भी शेयर्स खरीद रहा हूँ और क्या बोलते हैं, अमूल पर भी शेयर्स खरीद रहा हूँ। तीनों पर मान लीजिए मैंने 40% शेयर्स खरीद लिए और अगर मैंने तीनों पर 40% शेयर्स खरीद लिए तो मैं तीनों का शेयर होल्डर हो गया। तीनों का अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो तीनों कंपनी मैं ओन कर रहा हूँ,
तो एक तरह से मैं तीनों ही कंपनी को रन कर रहा हूँ, तीनों ही कंपनी मेरी है ना। फिर आ जाता है को पेरेंसेस। को पेरेंसर्स ये क्या होते हैं, ये बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पार्ट होते हैं। मतलब कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेंबर्स होते हैं, है ना, जो कि काम करते हैं वहाँ पे, वो को पेरेंसेस होते हैं। और जो उन्हें लीड करता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता कौन है? कर्ता सबसे बुजुर्ग आदमी होता है किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंपनी का, है ना। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कंपनी, सॉरी मैंने गलती से कहा था, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही हम कहेंगे, है ना। तो जो को पेरेंसेस होते हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होते हैं। फिर आ जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कंपनी को फॉर्म करते हैं और उसे एक सेपरेट एंटिटी दिलाते हैं, उसे आर्टिफिशियल पर्सन बनाते हैं। तो अगर हम कंपनी के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करें, रजिस्ट्रेशन उसका कराएं लॉ से, है ना, तो कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी मिल जाती है। और जो भी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया जाता है, और आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसकी एक अलग अपनी सेपरेट एंटिटी बन जाती है। उसके शेयर होल्डर्स से उस कंपनी को फिर कोई मतलब नहीं रहता। शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी रन करती रहेगी। फिर अब हम समरी पढ़ेंगे। From a form of business organization refers to the type of organization which differ in terms of ownership and management. तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम पूरे चैप्टर में यही हम एक चीज़ पढ़े हैं कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, बिजनेस के बारे में पढ़े हैं, है ना, कि कौन सा बिजनेस किस तरह का ओनरशिप ओन करता है और किस तरह से मैनेज किया जाता है। फिर the major portion of the organization include proprietorship, partnership, joint hindu family business, a cooperative society and company. तो मेजर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, मतलब जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, वो यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि आता है सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो इन सभी के बारे में हम आगे चल के अब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम समरी बेसिस पर पढ़ेंगे। तो सोल प्रोपराइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोपराइटरशिप रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड by single individual who bears all the risk and is the only recipient of all the profits. तो सोल प्रोपराइटरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ एक ही इंसान द्वारा ओन किया जाता है। मतलब एक ही इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिजनेस का मालिक होगा, और वही एक इंसान उस बिजनेस को मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान क्योंकि सभी चीज़ें कर रहा है, इसीलिए जितना भी रिस्क रहेगा, जितना भी लॉस रहेगा, जितना भी प्रॉफिट रहेगा, वो सभी चीज़ उस एक इंसान द्वारा ही ओन की जाएगी, उसे किसी में बांटना नहीं पड़ेगा। मेरिट्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्विक डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट इनिशिएटिव, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सबसे अच्छी बढ़िया बात इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की ये है कि यहाँ पे हम तुरंत ही डिसीजन ले सकते हैं, है ना। डायरेक्ट इनिशिएटिव रहता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैंने इस बिजनेस को रन किया, मैंने इसमें से इतने पैसे अर्न किए, है ना। और काफ़ी ईजिली हम लोग इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हैं, और काफ़ी आसानी से हम इस चाहें तो इस बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। बट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर्स विथ फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अनस्टेबल लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप एंड his or her limited managerial ability. लेकिन यहाँ पे इतने सारे मेरिट्स तो हैं, लेकिन साथ में काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी हैं, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान बिजनेस को रन कर रहा है, इसीलिए रिसोर्सेज भी जो रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान रन कर रहा है, तो उसके लाइफ उसको अगर कोई इफेक्ट पड़ता है, उसकी अगर डेथ ही हो जाती है या वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो जो बिजनेस है हो सकता है वो बिजनेस बंद हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है बिजनेस का वो भी काफ़ी कम रहता है। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, क्योंकि एक ही इंसान बिजनेस को रन कर रहा है, इसीलिए अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उस सोल प्रोपराइटर को ही पूरा नुकसान भरना पड़ेगा,
और उस नुकसान को भरने के लिए हो सकता है कि उस सोल प्रोपराइटर के पर्सनल एसेट्स को भी बेच दिया जाए, है ना। और इसीलिए यहाँ पे क्योंकि एक ही इंसान मैनेज कर रहा है बिजनेस को, इसलिए वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकता है ना कर पाए। एक इंसान आखिर कितना चीज़ मैनेज करेगा, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो अच्छे से मैनेज भी ना कर पाए, इसलिए मैनेजरियल एबिलिटी जो रहती है वो भी काफ़ी कम रहती है। फिर आ जाते हैं पार्टनरशिप पर। Partnership is defined as an association of two or more persons who agree to carry on business together and shares the profit as well as bear risk collectively। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, वो एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और उस बिज़नेस को रन करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, और जितना भी रिस्क होता है वो दोनों ही साथ में लेकर चलते हैं कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो हम दोनों मिलकर पैसा देंगे। फिर आ जाता है मेजर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप आर। तो जो ज़्यादातर एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप फिल्म के वो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है ईएस ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा क्लोजर, ईएस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ग्रेटर फंड्स एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग आसानी से इसे फॉर्म कर सकते हैं और आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ रहती हैं, और आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी नहीं रहता कि कंपलसरी हो, है ना। और इसका और क्या रहता है कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए कि दो लोग अगर बिजनेस को रन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फिल्म चला रहे हैं, तो वो दोनों की हो सकता है एबिलिटी अलग अलग होंगी। हो सकता है एक टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ध्यान दे, दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरे कामों में, एजुकेशनल पर्पस में ज़्यादा ध्यान दे। तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरह के बिजनेस को आसानी से रन कर पाए, है ना। ग्रेटर फंड्स, क्योंकि यहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा लोग भी मिल सकते हैं, तो सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और अगर सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जो पैसा रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फिर आ जाता है रिडक्शन ऑफ रिस्क। यहाँ पे जो रिस्क रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम रहता है, क्योंकि अगर कुछ भी नुकसान होता है बिजनेस में तो दोनों मिलकर पैसा देंगे, किसी एक इंसान को सारे लॉस की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है मेजर लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप आर अनलिमिटेड लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पार्टनरशिप में जो डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो भी काफ़ी हद तक मायने रखते हैं। तो यहाँ पे पहला डिसएडवांटेजेस है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर कंपनी को कुछ नुकसान होता है, अगर पार्टनरशिप फिल्म को कोई नुकसान होता है, तो दोनों को मिलकर पैसे तो भरने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक मान लीजिए दो लोग चला रहे हैं, एक के पास पैसे की कमी है, एक पैसा नहीं भर सकता, तो दोनों को ही पैसे भरने पड़ जाएंगे, मतलब जो पहला इंसान है उसी को पूरे पैसे भरने पड़ जाएंगे, दोनों लोग मिलकर पैसे नहीं भर पाएंगे, है ना। फिर इसी वजह से हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए कि नहीं, तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं रहता, तुम कभी भी लॉस में शेयर नहीं करते हो, लॉस की भरपाई नहीं करते हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर आ जाता है जो कंटिन्यूटी रहता है, हो सकता है कि यही कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कंटिन्यूटी भी हट जाए, या फिर हो सकता है अगर दो पार्टनर मिलकर बिजनेस रन कर रहे हैं तो एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो जो एक पार्टनर है वो मिलकर पार्टनरशिप फिल्म तो फिर नहीं रन कर पाएगा, वो सोल प्रोपराइटर रन करेगा, या हो सकता है कि बिजनेस को ही बंद कर दे, है ना। मान लीजिए अगर तीन लोग भी हैं तो हो सकता है एक की डेथ होने की वजह से या उसके हैंडीकैप होने की वजह से जो दो लोग हैं वो दोनों बिजनेस एक साथ रन ना कर पाए, है ना। इसीलिए हो सकता है कि बिजनेस आगे ना बढ़ पाए, है ना। फिर यहाँ पे आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम रहती है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं रहता है यहाँ पर, इसीलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमेशा अपडेट नहीं करनी पड़ती हैं पार्टनरशिप फिल्म में। इसी वजह से हो सकता है क्योंकि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलेगा उस फिल्म के बारे में, तो वो क्यों कुछ खरीदेगी, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक कम रहता है। फिर एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स सच एज एन एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट एंड नॉमिनल पार्टनर्स, so is the case with types of partnership which can vary from general partnership, limited partnership, partnership at will to particular partnership। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है कि एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, जो कि
शेयर होल्डर होते हैं लेकिन काम नहीं करते, मतलब पैसे देते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते। सीक्रेट पार्टनर, जो कि पब्लिक को नहीं बताते हैं कि हाँ भैया ये भी हमारा पार्टनर है, बट पार्टनर होता है ना। या फिर नॉमिनियल पार्टनर, है ना, कि पब्लिक को कोई एक इंसान है वो शो कर रहा है कि हाँ मैं इस फिल्म का पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में है नहीं, है ना। तो ये यहाँ पे भी हो तो और उसी के साथ जो पार्टनरशिप के टाइप होते हैं, मतलब किस किस तरह के पार्टनरशिप हो सकते हैं। यहाँ तो पार्टनर्स के टाइप मैंने बताया ना अभी, तो आप पार्टनरशिप के टाइप जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला आ जाता है जनरल पार्टनरशिप, जो कि जनरली मेंटेन किया जाता है। फिर लिमिटेड पार्टनरशिप, गवर्नमेंट के साथ रहता है, हो सकता है ना। फिर पार्टनरशिप एट विल, जो कि गिवन टाइम के लिए रहता है, मतलब कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कि इस वर्क को हमें करना है, तो उसी टाइम के लिए हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, बाकी आगे हम ना मैं तुमको जानता हूँ ना तुम हमको जानते हो। फिर आगे आ जाता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय अ मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो रहता है वो बेसिकली ओन भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है, मतलब ओन भी और आगे भी उन्हीं के द्वारा जॉइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस के द्वारा बढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर कोई हिंदू फैमिली है, एक इंडिया में जनरली ये मेंटेन किया जाता है ना। तो अगर कोई इंडियन फैमिली है जो कि अपने पुरखों की ज़मीन पर, मतलब अपने फैमिली में ही कोई बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती है, रन करना चाहती है ना, तो उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे, विच इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ, है ना। तो ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। एक हिंदू एक्ट है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्ट है, उसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। कर्ता, कर्ता क्या होता है, द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो जो किसी भी फैमिली का सबसे बुजुर्ग आदमी होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। फिर आ जाता है कंट्रोल द बिजनेस। तो जो करता रहता है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेल मेंबर रहता है उस फैमिली का, और वही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंक्लूड इफेक्टिव रोल, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज प्ले देता है ना। तो पहला है कि स्टेबिलिटी इन एग्जिस्टेंस, है ना। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा है इंक्रीज लॉयलिटी अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस रहेगा इस बिज़नेस का, वो हमेशा ही रहेगा, जब तक फैमिली रहेगी तब तक बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। फिर आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी किसकी रहती है, मेंबर्स की रहती है खाली। कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है कि अगर बिजनेस को कोई नुकसान होता है तो पहले तो बिजनेस के एसेट्स बेचे जाएंगे, उसके बाद अगर जो करता है उसके भी पर्सनल एसेट्स बेचे जा सकते हैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, है ना। लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो को पेरेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, है ना, जो फैमिली बिजनेस के मेंबर्स हैं, उनसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। फिर आ जाता है इंक्रीज लॉयलिटी अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो यहाँ पे आप खुलकर बात कर पाओगे, है ना, और कोई भी किसी का वो ठगेगा नहीं, ऐसा कहा जाता है। बट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सफर्स फ्रॉम certain limitations such as limited resources, lack of incentives, है ना, dominance of the कर्ता एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस को हम अपने फैमिली तक ही सीमित रखते हैं, मतलब कि बिज़नेस को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसमें दूसरे मेंबर्स को नहीं ला सकते। तो और दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज में, कि हम अगर चाहें तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अपने बिजनेस के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फैमिली बिजनेस है, तो पुरखों की ज़मीन जायदाद होती है ना फैमिलीज़ की, तो उन्हीं पर बिजनेस आगे बढ़ेगा, है ना। फिर डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रहता है कर्ता का, क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजंस ले रहा है, पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है ना। तो उसके डिसीजन सभी को बाइंड करेंगे, और अगर कुछ लॉस होगा तो कर्ता की वजह से ही हो सकता है, तो इसीलिए कर्ता का ही डोमिनेंस रहता है
और फिर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि कर्ता ही पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो हो सकता है कि कर्ता के पास उतना नॉलेज नहीं होगा, उतने मैनेजमेंट की एबिलिटी नहीं होगी कि वो पूरे बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाए या फिर बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर पाए, है ना। फिर आ जाता है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who get together to protect their economic interests. The major advantages of cooperative societies are equality in voting, members limited liability, है ना, और फिर stable existence, economy in operations, support from government and years of formation. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो बेसिकली इसीलिए फॉर्म किया जाता है ताकि उसके जितने भी मेंबर्स हैं सभी के जो इंटरेस्ट हैं किसी भी गुड्स पर वो मेंटेन करके रखे रहें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पार्ले जी बिस्किट मैं खाता हूँ, मुझे पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो पार्ले जी का प्राइस है वो 5 रुपये से अब 100 रुपये हो गया है। अब 100 रुपये की बिस्किट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं उसे खाना छोड़ दूंगा, है ना। और इसी वजह से ना मैं उसे खाऊंगा ना मैं उसे खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे तब भी खाने का मन तो करेगा ही। अब मैं क्योंकि खाना चाहता हूँ इसीलिए मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाऊंगा और वहाँ की मेंबरशिप लूँगा। कुछ इस तरह की ही कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जाऊंगा और वहाँ की मेंबरशिप लूँगा जहाँ की मुझे थोक रेट पर सस्ते दामों में सामान मिल जाए। अब मैं क्या रजिस्ट्रेशन अपना करवा लूँगा वहाँ पर, और उसके बाद जो भी है पैसा कलेक्ट करूँगा और फिर मतलब सभी लोग मिलकर पैसे कलेक्ट करेंगे और फिर होलसेल रेट पर सस्ते सामान को लेकर आएंगे और सभी लोग अपने इंटरेस्ट को बचा कर रखेंगे, अपने 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 लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बड़े एडवांटेजेस इस फिल्म के ये हैं कि यहाँ पे वोटिंग की इक्वालिटी रहती है ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला रहता है, लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, स्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है ना, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रन कर सकती है। वोटिंग में इक्वालिटी रहती है। वोटिंग क्यों होता है यहाँ पर कि कौन सा गुड्स आना चाहिए या कौन डिसीजन लेगा कि किस टाइप के गुड्स को हमें खरीदना चाहिए, ये सभी चीज़ों के लिए वोटिंग रहती है। डेमोक्रेसी में जैसे होता है ना कि सभी मेंबर्स मिलकर वोट करेंगे और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो लीडर हो जाएगा, तो वैसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। और इसी वजह से क्योंकि वोटिंग की इक्वालिटी है इसलिए उसे सब गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है। फिर यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, मतलब कि अगर कुछ भी नुकसान होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी तो सभी मेंबर्स के किसी भी मेंबर के पर्सनल एसेट्स को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। और फिर आ जाता है स्टेबल एग्जिस्टेंस, ज़्यादा समय तक ये चल सकती है ना। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, कुछ भी काम करने में इकोनॉमी को मेंटेन करके रखा जाएगा कि हाँ भैया सस्ते दामों में हमें सामान चाहिए वगैरह वगैरह टाइप्स, ठीक है। फिर आ जाता है फॉर्मेशन भी काफ़ी ईजिली हो जाता है ये, बट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सफर्स फ्रॉम वीकनेस such as limited resources, insufficiency in management, lack of secrecy, government control, and differences among members in regard to the way society should be managed and organized. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं है, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेजेस आ जाता है कि रिसोर्सेज लिमिट रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जो भी मेंबरशिप ले रहे हैं वो सभी के पास उतने पैसे नहीं होंगे, नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज लाएंगे वो लिमिटेड वे में ला पाएंगे, बहुत ज़्यादा वे में नहीं ला पाएंगे, और इसी वजह से जो अपना मेंबरशिप है उससे वो बढ़ा भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हमने टॉपिक में पढ़ा है, अच्छे से डिटेल वे में पढ़ा है। हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो ढंग से, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट। फिर आ जाता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे सभी के पास लिमिटेड मनी रहती है, लिमिटेड पैसा रहता है ना, इसीलिए मैनेज करने के लिए भी किसी प्रोफेशनल को हम हायर नहीं कर सकते, खुद ही में मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैनेजमेंट इनसफिशिएंट रहे, इनफेक्टिव रहे, ठीक है, इफेक्टिव ना रहे। फिर आ जाता है लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो गवर्नमेंट हमेशा ही रिपोर्ट्स मांगेगी, और अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मांगेगी तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेट नहीं रह सकता। फिर आ जाता है गवर्नमेंट कंट्रोल, तो गवर्नमेंट कंट्रोल तो रहेगा ही भैया, क्योंकि डेमोक्रेसी मेंटेन करके रख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, है ना। फिर आ जाता है जो भी मेंबर्स होते हैं किसी भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, है ना, उनके माइंडसेट में भी डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है कि मैं बोलूँगा
कहूँगा यार मुझे सस्ते में पार्ले जी बिस्किट चाहिए, और कोई और बोलेगा कि नहीं मुझे सस्ते में ब्रिटानिया का बिस्किट चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें क्या चाहिए, है ना, उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। फिर आ जाता है बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड नेचर ऑफ मेंबर्स वेरियस टाइप्स ऑफ सोसाइटीज दैट कैन बी फॉर्म्ड इंक्लूडेड, है ना। तो यहाँ पे इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम काफ़ी टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाते हैं। तो पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखता है, कि मतलब जो कंज्यूमर है, जो हम हैं, जैसे कि हम जा रहे हैं कुछ खा रहे हैं, है ना, हमें चाहिए पार्ले जी बिस्किट ही अगर अगेन हमें चाहिए, तो हमें वो सस्ते दामों में चाहिए, तो हमें सस्ते दामों पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल सकता है। फिर आ जाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री में हो गया या फार्मर्स हो गए, तो ये सभी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जिन्हें अपना सामान बेचना रहता है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कुकीज़ बना रहा हूँ और मैं उसे मार्केट में बेचना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा सा बिजनेस रन कर पाऊँगा, मुझे ज़्यादा लार्ज वास्ट एरिया में को मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बिजनेस छोटे कुकीज़ बनाऊंगा और छोटे छोटे दुकानों में जाके बेचूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिला, मुझे उतना पहचाना नहीं जाएगा, तो जो मेरे बिस्किट्स हैं उन्हें कोई खाएगा नहीं, और अगर कोई खाएगा नहीं तो मैं बिस्किट्स फिर बनाऊंगा क्यों, कुकीज़ क्यों बनाऊंगा फिर आगे चलकर। तो इसीलिए मेरे इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं मेंबरशिप लूँगा, जिसकी वजह से वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे सस्ते दामों में गुड्स ला कर देंगे, ताकि मैं सस्ते दामों में कुकीज़ बना सकूं और अपने कुकीज़ बेच सकूं सस्ते दामों में और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं। साथ ही साथ वो मुझे एडवर्टाइजमेंट में भी मदद करेंगे, कि मैं मेरा ऐड चला देंगे टीवी में, हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों में भी वो मुझे मदद करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सकूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं अर्न कर लूँगा तो मैं सिर्फ मैं ही रखूँगा, मुझे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे जितना कि वो खर्च करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग में मदद करता है, कि मान लीजिए अगेन अगर मैं छोटा प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे मार्केट के बारे में उतना पता नहीं रहेगा, है ना, ताकि मैं मार्केट में अच्छे से बेच पाऊँ, इसीलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी वो मुझे मार्केटिंग करने में ज़्यादा मदद करेगी। फिर आ जाता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो फार्मर्स रहते हैं, जो ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, हो सकता है उन्हें कुछ नुकसान हो जाए, है ना, या फिर जो गरीब फार्मर्स रहते हैं, तो उनको कैसे मदद मिलेगी, वो उनका जो ज़मीन रहेगा, मान लीजिए उन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिए, उन्हें इरीगेशन फैसिलिटी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को लाने में जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मदद करेंगी। फिर आ जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो बेसिकली फंड्स इकट्ठा करती है और हमें लोन देती है, एक तरह से, कि हम, हाँ भैया हम इतना लोन लेंगे, इतने इंटरेस्ट के साथ हम हर महीने चुका दिया करेंगे। फिर आ जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो हम यहाँ पे जितने भी कोऑपरेटिव मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो सभी पैसा इकट्ठा करते हैं और मिलकर अपना अपना घर बनाते हैं सस्ते दामों में, जिसकी वजह से उन्हें बैंक से भी ईजिली लोन मिल जाता है, और लोन अगर मिल जाएगा तो वो घर बना लेंगे, और फिर धीरे धीरे पैसे अर्न कर कर हम जो चुका देंगे उस पैसे को। फिर आ जाता है कंपनी। अ कंपनी वन ऑफ द अदर हैंड मे बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ द लॉ विथ perpetual सक्सेशन एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो जो कंपनी होती है वो, उन्हें दूसरे हाथ में हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अभी तक हम पढ़े हैं वो सभी हमारे अंडर में थी, वो सभी हमारी ही थी, है ना। लेकिन जो कंपनी रहती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, जिसे कि हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं, और ये गवर्नमेंट की नज़रों में ही होता है ना, कि क्योंकि प्रिपेंचुअल सक्सेशन के द्वारा, है ना, जो गवर्नमेंट जो लॉ रहता है ना, वो प्रिपेंचुअल सक्सेशन चलाता है, वो प्रोसीजर फॉलो करता है और एक कंपनी फॉर्म करता है, जिसको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, आइडेंटिटी मिल जाती है ना।
और जिसकी वजह से उसके मेंबर्स आए जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंपनी हमेशा ही एग्जिस्ट करती रहेगी. वाइल मेजर एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट. तो जो कंपनी रहती है उसके सबसे ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस ये हैं कि जो कंपनी के जो मेंबर्स रहते हैं वो उसमें सारे मेंबर्स रहते हैं. कोई एक अलग से लीडर नहीं होता कि हाँ भैया मैं ही सारी चीज़ें डिसाइड करूँगा. इसके जो मेंबर्स रहते हैं वो सभी मिलकर वोट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से किसी का डोमिनेंस नहीं हो पाता है यहाँ पर. फिर आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी. तो उसके जो मेंबर्स रहेंगे उन पर लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो भैया मेंबर्स क्यों पैसा दें उन्हें. तो हम यहाँ पे कैपिटल बिल्ड कर दे रहे हैं. अब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी और उन मेंबर्स को पैसे लौटाएगी, पैसे पहुंचाएगी. ठीक है. और अगर कुछ भी नुकसान होता है कंपनी को तो क्या होगा कि जितना भी लॉस इनकर हुआ है उतना कंपनी को खुद ही अर्न करना पड़ेगा और फिर पैसे चुकाने पड़ेंगे. फिर आ जाता है कहाँ पे थे हम. फिर आ जाता है फिर आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हम इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फिर स्टेबल एग्जिस्टेंस. तो कंपनी हमेशा ही एग्जिस्ट करती रहेगी, उसके मेंबर्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. किसी का डेथ हो जाए है ना, कोई रिटायर हो जाए उससे, कोई हैंडीकैप्ड हो जाए उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. फिर आ जाता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. तो यहाँ पे कंपनी क्योंकि किसी भी बंधन में बंधी नहीं है, यहाँ पे सभी मेंबर्स पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी जितना ज़्यादा चाहे एक्सपेंड कर सकती है. फिर आ जाता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. क्योंकि यहाँ पे सभी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोग पैसे इकट्ठा कर सकते हैं अगर लिमिटेड कंपनी है तो, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग पैसा इकट्ठा करेंगे तो काफ़ी सारा पैसा होगा, जिसकी वजह से हम लोग कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज कर पाएंगे. इट्स की लिमिटेशंस आर. तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडवांटेजेस ही हैं, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो सबसे मेन लिमिटेशंस ये हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन. इसे फॉर्म करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कह सकते हैं, है ना. कि हमें अगर इसे फॉर्म करना है, किसी भी कंपनी को फॉर्म करना है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी. हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना. फिर आ जाता है लैक ऑफ सीक्रेसी. यहाँ पे सीक्रेसी बिल्कुल मेंटेन नहीं की जा सकती, बिकॉज हमें अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हमेशा ही हर एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, है ना, अपडेट करने पड़ेंगे. फिर आ जाता है इम्पर्सनल वर्क इन्वॉल्वमेंट. तो इम्पर्सनल वर्क इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली आप शेयर होल्डर्स हो तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर दोगे और वही सारे बिजनेस को मेंटेन करेंगे. आपको कोई हक नहीं बनता कि आप जाके उसके डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर करो. तो इसीलिए यहाँ पे आप अपना पर्सनल टच बिल्कुल नहीं दे सकते. फिर आ जाता है न्यूमरस रेगुलेशंस. काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं कंपनीज एक्ट में, जिससे कि कंपनी को फॉलो करना पड़ता है. फिर आ जाता है डिले इन डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहता है वो भी काफ़ी डिले हो जाता है, बिकॉज पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करेंगे, है ना, कोई भी डिसीजन लेंगे, फिर उसको शेयर होल्डर्स तक पहुंचाएंगे, या फिर हो सकता है कि जो लोअर लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं उन तक पहुंचाए जाएंगे. तो ये काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं यहाँ पर कंपनीज में. फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग डिफरेंट शेयर होल्डर्स. तो अलग अलग शेयर होल्डर्स के हो सकता है डिफरेंट इंटरेस्ट रहेंगे, और अगर डिफरेंट इंटरेस्ट रहेंगे तो हो सकता है कि कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी, कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी. फिर आ जाता है कंपनीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पे दो टाइप की कंपनी दी गई है. पहला है प्राइवेट कंपनी और दूसरा है पब्लिक कंपनी. अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़, है ना. तो जो प्राइवेट कंपनी क्या होता है कि वो एक तरह से कंपनी ही होता है, लेकिन वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. मतलब कंपनीज, आप प्राइवेट कंपनी एक बार फॉर्म कर लिए तो आप उसके शेयर्स को बेच नहीं सकते, है ना. फिर इट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. तो और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को ऐसे नहीं बोल सकती कि आप आओ और हमारे कंपनी को ज्वाइन करो, हमारे कंपनी में शेयर्स खरीदो, ठीक है ना. तो आप पब्लिक को नहीं बोल सकते हो ओपनली कि आप आओ और हमारे बिजनेस को रन करने में मदद करो. फिर
public company, on the other hand, is allowed to raise its funds by inviting the public to subscribe to its securities. Furthermore, there is a free transferability of securities in case of a public company. तो जो public company होती है यहाँ पे बहुत ही easily आप shares transfer कर सकते हो और आप public को openly बोल सकते हो कि आप आओ और हमारे company के capital को बढ़ाओ, जिसकी वजह से ज़्यादा profit होगा, because ये government की company होती है और public welfare के लिए maintain की जाती है ना। और जितने भी सिक्योरिटीज़ होते हैं, जितने भी शेयर्स होते हैं, वो काफ़ी ईजिली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में। फिर आ जाता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Selection of an appropriate form of organization can be made after taking various factors into considerations: initial costs, liabilities, continuity, capital considerations, managerial ability, degree of control, and nature of business are the key factors that need to taken into account while deciding about the suitable form of organization for one's business. तो अगर आप ये सभी फीचर्स तो आप पढ़ लिए कंपनीज के, मतलब सभी फीचर्स पढ़ लिए आप बिजनेस के, सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ लिए। तो अब क्या है आगे कि यहाँ पे लायबिलिटी जो रहती है ना, आप किस बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चुनोगे, है ना। तो यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स दिए गए हैं जिस बेसिस पर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चुन सकते हो, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुन सकते हो। तो पहला आ जाता है लायबिलिटी किस में आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी मिल रही है ना, किस में आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल रही है, मतलब किस में आपके पर्सनल एसेट्स भी लिए जा सकते हैं, किस में आपके पर्सनल एसेट्स नहीं लिए जाएंगे। फिर कंटिन्यूटी कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करेगा, कौन सा नहीं करेगा। फिर आ जाता है कैपिटल कंसिडरेशंस, तो किस में ज़्यादा कैपिटल है, मतलब कि कौन से कंपनी में सबसे ज़्यादा कैपिटल आपको देना पड़ेगा, मतलब किस में ज़्यादा फंड्स आपको इकट्ठा करके देने पड़ेंगे, किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। और किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो, किस में आप ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। फिर आ जाता है मैनेजेरियल एबिलिटी, किस बिजनेस टाइप के, किस ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। कंट्रोल आपका कितना रहेगा उस पर, डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल रहेगा आपका उस ऑर्गेनाइजेशन पर। फिर आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का नेचर कैसा है, किस तरह का बिजनेस है वो, क्या आपको अकेले ही मेंटेन करना पड़ेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, क्या आपको किसी के साथ में मेंटेन करना पड़ेगा तो वो पार्टनरशिप हो जाएगा, है ना। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हमें अपने दिमाग में बैठा कर रख लेना चाहिए जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का डिसाइड करें तब। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है, तो समरी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।